हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको पूरी हिस्ट्री एक स्टोरी के जैसे याद कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हमको कुछ फैक्ट्स तो याद रखने ही पड़ते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हम याद करें कि इतने सारे डेट्स और नेम हमको याद रहें, क्योंकि हिस्ट्री पूरा नेम और डेट का ही चक्कर है ना। तो ये देखेंगे हम कि हिस्ट्री पढ़ना कैसे है और फिर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिस पर आपको असली पकड़ बनानी है। पढ़ना आपको सब है, एक सरसरी निगाह से देखना सब है आपको, लेकिन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिनको रिवीजन के टाइम में ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है, हम इन पर चर्चा करें। वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में दो चीज़ ही इम्पोर्टेंट होते हैं, या तो डेट्स या तो नेम्स, है ना। डेट अगर याद होगा तो आप नेम को ऐसे से रिलेट कर पाएंगे, है ना। डेट में भी हम दो चीज़ देखते हैं, एक हम देखते हैं एडी और बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी मतलब एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब तो नहीं पता मुझे, लेकिन बोलते हैं इसे। एनो डोमिनी को ना कॉमन एरा भी बोलते हैं, सामान्य काल भी बोलते हैं, सीई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, कौन सा बीसी है एडी है। जीरो, हम जीरो को ना मान लेते हैं यीशु मसीह का जन्म काल, और उससे जो माइनस होता है ना इधर, उनसे पहले का टाइम को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और उसके जो बाद का टाइम होता है ना उसको एनो डोमिनी बोलते हैं। तो ये हुआ एडी, ये बीसी, ठीक है। अब हम एक टाइमलाइन बनाएंगे, जीरो को बीच में रखेंगे और शुरुआत से शुरू करेंगे। तो 2.5 मिलियन से 3000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2.5 मिलियन से 3000 ईसा पूर्व तक था पाषाण काल। आपको हर बुक में ना ये अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये सब डेट एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, जब मानव जंगली जीवन जीता था और पत्थर औजारों का उपयोग करता था। उसके बाद 3000 बीसी से 1500 बीसी तक को बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। हम इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। देखिए ये उल्टी गिनती चल रही है ना, 3000 से 1500, मतलब हम माइनस में आ रहे हैं, जीरो तक आएंगे हम। तो इसमें पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद 1500 से 3000, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं वैदिक काल को, ऐतिहासिक काल को, ठीक है। वैदिक काल से ना दर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 600 से 500 ईसा पूर्व तक होता है महाजनपद काल, जहाँ हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उन जनपदों में एक जनपद शक्तिशाली हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे 500 से 175 बीसी तक मगध साम्राज्य के बारे में, मगध महाजनपद के बारे में, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर मगध में हम 322 से 185 तक मौर्य काल पढ़ेंगे, मतलब मगध साम्राज्य का जो मौर्य वंश था ना वो सबसे शक्तिशाली था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 185 से 175 या 85 से 73 तक होता है, और 73 से 60 तक ये होता है सुगवंश और कर्णवंश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए मैं आपको एक टाइमलाइन बता रही हूँ कैसे पढ़ना कैसे हिस्ट्री को। फिर 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ गया, मतलब 60 कम हुआ और देखिए अब बढ़ेगा, ये सातवाहन काल था। मतलब ट्रांजेक्शन पीरियड में कौन सा काल था, सातवाहन काल। तो ये देखिए ये था ट्रांजेक्शन पीरियड, है ना। अब हम आगे गिनती पढ़ेंगे। अब 240 ईस्वी से आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो हम सीधी गिनती पढ़ेंगे। अब ईस्वी कहलाएगा एनो डोमिनी, ठीक है। 240 से 550 तक चलेगा ये गुप्त साम्राज्य, गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और 550 से 1206 ईस्वी तक ये पढ़ेंगे हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तरकालीन भारत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पुष्यभूति वंश को पढ़ते हैं हम, है ना।
पुष्यभूति वंश और पल्लव वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं पे हम राजपूत काल के बारे में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे एक शासक होते हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन पे विजय करके यहाँ से मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा 1206 से 1526 तक चलेगा। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है ना, 26 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलेगा। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आएंगे 1526 में बाबर आएगा, ये आ जाएगा मुगल काल है ना, 1707 ईस्वी तक मुगल काल। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के जाने के बाद उत्तर मुगल काल आता है, जहाँ पे विदेशी व्यापारी आते हैं, बाहरी घुसपैठ होता है भारत में। और फिर 1857 क्रांति होती है। उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन 1858 से पूरा 1947 तक हम ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। 1858 से पूरा हम 1947 तक ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ना रोड मैप है, ठीक है, कि आपको पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री को बांट के कैसे पढ़ना है, ये रोड मैप है एक, ठीक है। और अब हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ये तो बस टॉपिक्स थे कैसे पढ़ना है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें क्या है, पहले देखेंगे, पहले आता है, यही बताई थी ना आपको मैं 2.5 पे 3, कहीं डेट अलग अलग मिलता है। तो ये पाषाण काल में क्या पढ़ना है हमको कि कौन फेमस जो प्लेस हैं वो, है ना, फेमस प्लेस के बारे में पढ़ना है। और किस जगह से क्या चीज़ें मिली हैं, है ना, चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे कि पहला मानव कंकाल कहाँ से मिला, है ना, पहला खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये सब, है ना, पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, चावल कहाँ मिला है, ये सब हमको इसमें देखना है। कौन सा औजार कहाँ मिला है, तीनों का अलग अलग। और आग की खोज कब हुई, कृषि की खोज कब हुई, इसमें हमको ये पढ़ना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे ना सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना रहता है, बस फेमस प्लेस कौन से हैं, है ना, कब खोजा गया, किसने खोजा, और किस नदी किनारे किस जगह पर है, ठीक, इतना पढ़ लेंगे पहले। उसके बाद फिर यहाँ से चीज़ें क्या मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है, फेमस है जो, है ना। चंद्रहुदड़ो से मिला है लिपस्टिक और मेकअप का सामान मिला है वहाँ से, है ना, श्रृंगार का सामान मिला है। कालीबंगा से यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, बनावली से हल रेखा मिली है, रंगपुर से धान की भूसी, रुकोतरा से घोड़े की हड्डी, है ना। ये सब हमको याद करना है। इसमें मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, तो फेमस चीज़ें हैं वो याद करना है। और एक तो एक्स्ट्रा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी डीप में क्वेश्चन आ रहा है। फिर आता है ऐतिहासिक काल में ऋग्वेद पढ़ते हैं। तो अब ना ऋग्वेद से क्वेश्चन ना आके अब क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इससे क्वेश्चन ना आके क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ये वाला पार्ट ना दर्शन का कर दिया है। मतलब पूरे क्वेश्चन यहाँ दर्शन के उठ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो 6 दर्शन थे, है ना, और चारवाक, उसके बाद फिर जो सांख्य दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन थे, जितने भी दर्शन क्वेश्चन इस वैदिक काल से आ रहे हैं, ठीक है। देखो वेदों और ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं, वेदांत, वेद, उपनिषद, अरण्यक, है ना, ये सब के बारे में क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। पहले ऋग्वेद से क्वेश्चन आता था, मतलब ऋग्वेद जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना मेंस में, उससे क्वेश्चन आता था। लेकिन अब ना ये दर्शन का क्वेश्चन यहीं से उठा रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ ऋग्वेद की बात करें ना, तो ऋग्वेद काल का राजनीतिक व्यवस्था, है ना, और सामाजिक व्यवस्था, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे जीवन भर कुंवारी रहने वाली लड़की को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। और युद्ध का जो माल आता था उसको बंटवारा करने वाली संस्था को विदत कहलाती थी, है ना, विदत। तो ये सब छोटे छोटे मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो यहाँ का जो दर्शन है ना, छह दर्शन, चारवाक, ये सब जो पाश्चात्य दर्शन है, ये सब क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। आगे फिर आता है महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए हैं इंडिया में, 16 महाजनपद हुए हैं। तो 16 महाजनपद में बाद में हम पढ़ेंगे कि मगध सबसे शक्तिशाली हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसमें ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, महावीर स्वामी की पूरी शिक्षाएं और गौतम बुद्ध की सारी शिक्षाएं, ठीक है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की सारी शिक्षाओं के बारे में पढ़, जैसे महावीर स्वामी का स्यादवाद, है ना, पहले पूछा था स्यादवाद किसने दिया, नॉर्मल क्वेश्चन। अब
लेगा श्राद्धवाद क्या है, अनेकांतवाद, अनीश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म सिद्धांत, ये सब इससे इनका पूछेगा। ठीक है। और भी ऐसे ही बौद्ध धर्म का भी बौद्ध धर्म का जो नियम है वो गौतम बुद्ध के बारे में, जो उनके मेन है गौतम बुद्ध, उनके जीवन के बारे में पूछेगा। और उनकी शिक्षाएं, 5 स्कंद, है ना, और समुत्पत्तिवाद, ठीक है, और द्वादश निदान, ये सब पूछेगा। 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये सब गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक, ये भी दर्शन में ही इंक्लूड कर देता है, ये हिस्ट्री नहीं दर्शन का ही पार्ट हो जाता है। तो ये सब अगर इनकी शिक्षाओं के बारे में पूछता है तो, और अगर इसके बारे में पूछता है ना, इनके बारे में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, तो ये हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन कहलाएंगे। फिर आता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में ना 4 वंश हुए। ठीक है, ये हर्यक वंश, फिर सुनाग वंश, नंद वंश, और फिर लास्ट में मौर्य वंश। ठीक, तो हर्यक वंश में इनका ना ये 3 शासक हैं जिनका इंपॉर्टेंट है, जिनका पढ़ना है। ये पितृहंता वंश भी कहलाता है, क्योंकि ये सब ना अपने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठे थे। तो कौन से नगर बसाए, है ना, और किस संत को अपना शरण दिए अपने अपने मतलब कि राज्य में, और कहाँ विदेशी यात्री, ये सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, शिशुनाग वंश का शिशुनाग और काराशोक 2 लोग ही हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, और नंद वंश में महापद्म नंद, है ना, सबसे महान शासक था, पहला शुद्ध शासक था। और फिर घनानंद, जिसकी सेना बहुत बड़ी थी, इसी को मार के फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की स्थापना की, है ना। फिर मौर्य वंश में तो पढ़ना ही है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक को तो पढ़ना ही है। मेन फोकस अशोक पे रहेगा, है ना, उसका धम्म, अशोक का धम्म। ठीक है, इसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको तो आप मेंस के सिलेबस से पढ़ लेंगे क्योंकि धम्म उसमें अच्छे से दिया हुआ है ना। उसके बाद फिर और हाँ, ये अशोक के धम्म के साथ ना इसके शिलालेख और स्तंभ लेख, उनकी भाषा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना, प्राप्त कहाँ से हुए हैं, ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर मौर्य प्रशासन भी, गुप्त प्रशासन से क्वेश्चन जहाँ तक नहीं आना है, लेकिन मौर्य प्रशासन बहुत ही अच्छा था तो उससे क्वेश्चन पूछता है। और जैसे मेंस में तो रिटर्न होता है तो लंबे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी इसमें कैसे पूछेगा, अभी इसमें पूछेगा सीता भूमि किसको बोलते हैं, है ना, सीता भूमि क्या है, बलि क्या है ना, काकनी किसको कहते थे मौर्य प्रशासन में, तो काकनी होता था तांबे का सिक्के को। सीता भूमि जो सरकारी भूमि थी उसको बोलते थे, है ना, और बलि मतलब एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये सब आपको ना छोटे छोटे पॉइंट इसके याद रखने हैं, इसके प्रशासन के, और इनके शिलालेख कहाँ से मिले हैं, क्या मिले हैं। 14 बृहद हैं, 7 लघु हैं, ये सब मतलब पूरा याद करना है इसको। ठीक है, मेन फोकस अशोक के शासनकाल में ही रहेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ना इसने अंतिम शासक वेदत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, इतना ही याद रखना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कालिदास के अग्निमित्रम जो है ना, उसका ये वही अग्निमित्र है ना, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्ण वंश मुझे उतना कुछ इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। सातवाहन वंश में ना ये सब इम्पोर्टेंट शासक हैं, इनके शासनकाल में ना जो जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि सातकर्णी प्रथम में वो 2 अश्वमेध करवाया था और 1 राजसूय करवाया था, है ना, और इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भी है ना। उसकी पत्नी का नाम नागकनिका था। ठीक, ये सब मतलब कि याद करना है, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब छोटे छोटे इनके बारे में जो फैक्ट है ना वो याद रखना है, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक, फिर आ जाता है गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन में हमको जो इम्पोर्टेंट शासक था ये था, है ना, ये भी थे, लेकिन प्रमुख शासक ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में पढ़ना है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जितना भी निर्माण कार्य था ना उसको पढ़ना है। मतलब ये इतने शासक ही इसके इम्पोर्टेंट हैं, मेन ना इम्पोर्टेंट ये और ये है, इनके बारे में पढ़ना है। समुद्रगुप्त का ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति क्या थी, ठीक है, और कौन कौन सी मतलब युद्ध नीति, इसकी ना 5 प्रकार की युद्ध नीतियाँ थी, उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो चारण कवि था हरिसेन, है ना, इस सब के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या पढ़ना है, क्यों ये उज्जैनी पूर्णाधीश्वर कहलाता था, कौन किसको दूसरी राजधानी बनाया, कहाँ पे मंदिर बनवाया, गाड़ी और सखारी की उपाधि धारण की, तो इसके बारे में ना इतना पढ़ना, मतलब ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी इधर से भी क्वेश्चन आते हैं,
जैसे कुमारगुप्त कार्तिकेय का भक्त था तो इसका अनुगुप्त नाम रखा था। ये सुदर्शनचल का जीर्णोद्धार करवाया, है ना। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, पढ़ते हैं ना हम लोग, वही भानुगुप्त है ये। तो इससे ही पढ़ना है, लेकिन मेन मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट शासक ये दोनों ही हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्तोत्तरकालीन जो भारत है ना, उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ, कौन जीता, कनौज पर अंतिम शासन किसका हुआ, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। और अगर पल्लव वंश पे आएंगे ना, तो पल्लव वंश में मंदिर निर्माण शैली पढ़ना है, मंदिर निर्माण शैली। देखिए ये लोग सब मंदिर निर्माण में वो थे, मतलब अच्छे गुंबद वाले मंदिर बनने स्टार्ट हो गए थे, है ना। उसके बाद मुझे ये चालुक्य वंश में ये पुलकेशिन द्वितीय इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट में ये धारावर्ष, ओके। मैं इधर का उतना मिसलेनियस है, मैं इधर का उतना पढ़ती नहीं हूँ, मेंस के टाइम में थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बट ये थोड़ा बहुत फैक्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं ना ऐसे पूरा एक टाइमलाइन की तरह पूरा सिलेबस को बना के रखी हूँ, कहाँ से क्या पढ़ना है, एक के बाद एक पेज आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब आ गया राजपूत काल। राजपूत काल में से चौहान वंश, वही पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना है ना। बाकी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे। उसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से ही ना फैक्ट मतलब मंदिर, मस्जिद और निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो और राजधानी बनाई, कहाँ किसका कब कब्र है, ये सब पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया है। इल्तुतमिश ने तांबे का तख्त, चांदी का जीतर, ये सब चलवाया, है ना, सिक्के चलवाए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रजिया सुल्तान महिला शासिका थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बलबन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बलबन के शासनकाल में पढ़िए, 3 शासक इम्पॉर्टेंट है। खिलजी वंश में तो आप जानते ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है ना। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ना थोड़ा सा नहरों का और सिंचाई का बहुत अच्छा व्यवस्था किया, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने 5 शहर बसाए थे और इसका भाई था, इसके बाद शासन पे बैठा था, है ना। हो गया। इसके बाद फिर यहाँ तो उतना सयाद वंश में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लोधी वंश में ये सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, क्योंकि इन्होंने ये पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक। उसके बाद आ जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में तो आप लोग को वैसे ही सब याद होगा, लेकिन फिर भी बाबर, हुमायूं, इनका मकबरा, इन्होंने क्या निर्माण कार्य कराए, है ना। शेरशाह सूरी को भी बीच में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि बीच में अफगान शासन हुआ था पहले, ठीक है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इनके सब के निर्माण कार्य, राजधानी कहाँ पर, मतलब उनका राज्य व्यवस्था, ये सब पढ़ना है। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम ना उत्तर मुगल काल को भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद 1766-57 तक आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। यहाँ पे जितने भी शासक हुए हैं ना, ये लोग ना विदेशियों को बहुत नजराना दिए, मतलब विदेशियों को ना, जो जितने भी घुसपैठ हुए ना, पुर्तगाली, फ्रांस, डच, सब इन्हीं लोग के टाइम में ही आए। और सबसे जो शक्तिशाली थे वो ब्रिटिशर्स थे, तो वो अपना यहाँ जमा लिए, है ना, वो राज कर लिए इंडिया में। तो ये सब इनके क्या नाम है, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट काम तो नहीं किया, जैसे कि ये नजराना दिया था, है ना, इसके बारे में याद रखना है। ये बहुत ही मतलब कि कैसा शासक था, रंगीला शासक था, इसलिए रंगीला नाम रख दिया इसका, ठीक है। इसके टाइम में युद्ध लड़ा गया था, इसको याद रखना है ना। अकबर द्वितीय का, मतलब इनके छोटे छोटे कुछ कुछ काम किए हैं ना, इनको याद रखना, कुछ कुछ फैक्ट याद करना सबके बारे में। उसके बाद 1857 से यहाँ तक ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन का तो मुझे सब इम्पोर्टेंट लगता है, फिर भी मैंने कुछ पॉइंट निकाल दिए हैं, जैसे कि यूरोपीय व्यापारी कौन कब आए, है ना, उनकी कोठी कहाँ स्थापित हुई, कब गए, ठीक। गवर्नर जनरल के जितने भी थे उनका पूरा टाइमलाइन ऐसे बना के, उनके इम्पोर्टेंट काम जो हैं उसको पढ़ना ही है आपको, कि गवर्नर जैसे क्वेश्चन पूछता ही है। रियासतों का विलय, मैसूर रियासत, कौन कौन सी लड़ाई से वो अंदर हुआ, है ना, जयपुर रियासत, इसके बारे में पढ़ना है। फिर 1857 क्रांति, क्रांति के पहले की जितनी विद्रोह हुई उसको पढ़ना है, क्रांति के बाद जो विद्रोह हुई उसको भी पढ़ना है। धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, है ना, दयानंद सरस्वती, इनके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। साहित्य और समाचार पत्रों का विकास में, साहित्य कौन कौन से निकाले और कौन कौन समाचार पत्र ना देश की जनता को जागृत करने के लिए निकाला गया, इनके नाम और उनके रचना का नाम और कहाँ से वो प्रकाशित हुआ, ये 3 चीज़, मतलब नाम,
ठीक है, उनके जो पब्लिशर थे वो, और कहाँ से प्रकाशित हुआ ये, ठीक, ये, और किस भाषा में प्रकाशित हुआ ये याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। ठीक, अब गठित समितियाँ, कौन कौन समिति गठित हुई थी आज़ादी की लड़ाई के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका उदारवाद का क्या काल था, उग्रवाद का क्या काल था, इसके नेता कौन कौन थे, उनकी नीतियाँ क्या थी, इसके नेता कौन कौन थे, इनकी नीतियाँ क्या थी, है ना। फिर गांधीवादी युग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सभी आंदोलन इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, ये आंदोलन 18 साल पहले हुए थे, वासुदेव बलवंत फड़के, है ना, ये सब का। और बाद में जो हुए थे भगत सिंह वाला 1928, है ना, ये सब वाला। इतना मतलब मॉडर्न इंडिया से ना जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपको फैक्ट निकाल के पढ़ना है। मैं मेन टॉपिक यहाँ लिख दी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मॉडर्न इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी इसका वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बोनस टिप की ओर। तो ये है वो बोनस टिप जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मैंने 4 साल के ना प्री के पेपर को एनालाइज करके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं निकाली हूँ। तो 2018 PSC जो 2019 में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन समिति से पूछा है, ठीक है, गठित समिति आज़ादी के लिए। फिर 10 रोज़ा पत्रिका, महात्मा गांधी के समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इसका पूछा था। आगरा नगर की स्थापना किसने की, एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से था। बौद्ध मत के शासकों के बारे में था। सड़कें आजम मतलब किसने बनवाई, और सत्यशोधक समाज के उसका नाम था। ठीक है, इतना क्वेश्चन आया था 2019 में। अब ना जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ना टफ होते जा रहे हैं, तो उसके बाद के जो क्वेश्चन थे ना 2020 में कैसे क्वेश्चन आए थे, विदेशी यात्री के बारे में पूछ लिया। एक रास बिहारी बोस का या राम बिहारी बोस का कोई कथन था जिसपे बहुत विवाद हुआ था, वो कथन वाला क्वेश्चन था एक। और एक विदेशी मतलब ये यात्री चीनी यात्री फायान के बारे में था। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबारी कवि था, ये पूछा था। और असहयोग विरोधी सभा मतलब कौन सी थी, ये सब पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, इतने 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो 1 2 और हो मैं देख ना पाई हूँ, लेकिन इतने ही क्वेश्चन थे। दिन पर दिन ना इसका वेटेज कम क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ना वेटेज इसका कम नहीं हो रहा है। जो वैदिक काल है ना, बताई थी मैं, वैदिक काल का जो दर्शन है ना, दर्शन वाला पार्ट, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा दे रहा है। तो वो भी तो हिस्ट्री में कहा, मतलब हिस्ट्री से ही ले रहा है, तो वो लेकिन मैं दर्शन में जोड़ देती हूँ, ये हिस्ट्री में नहीं जोड़ती। ठीक, अब 2021 में जो PSC हुआ उसमें मजदूर प्रजा पार्टी, है ना, और कांग्रेस अधिवेशन, AI ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मगध साम्राज्य, चित्रकार नंदलाल बोस, जैन साहित्य, सांख्य कपिल अकबर, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, मतलब पूरा मिसलिनियस। जिसमें आपको बेस बताई ना, पहले जो बेस से क्वेश्चन आता था ना, कि जो बेस है उससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब क्या है देखिए मिसलिनियस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बेस को पढ़ना ही है ताकि आपको मिसलिनियस याद हो सके। अगर आप बेस नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको मिसलिनियस भी याद नहीं होगा। सीधे आप इनको पढ़ने लगेंगे ना तो आपको बेस ही कमज़ोर है तो कैसे याद होगा। तो पहले आप एक टाइमलाइन बना के ना ऐसे बेस पूरा याद कीजिए, फिर मिसलेनियस की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2022 जो इस साल पेपर हुआ उसमें कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में था एक क्वेश्चन विद्रोह के बारे में था, और भारतीय परिषद अधिनियम 1961 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन साहित्य से था, मतलब पुराना साहित्य था, इसलिए मैं इसको हिस्ट्री में जोड़ी हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं। पहले क्या था ना, पहले एक पैटर्न दिखता था हिस्ट्री के क्वेश्चन आने का, लेकिन मेरे को अब वो पैटर्न दिख नहीं रहा। अभी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं, इसलिए आपको ना पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ कम कुछ ज़्यादा पढ़िए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ना, उन लोग से ज़्यादा पढ़िए, लेकिन सबको पढ़िए। मतलब एक नज़र देख लीजिए ताकि आप जब 4 ऑप्शन देखें ना वहाँ पे, तो एक मतलब दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।